नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किया गया आपका अपना श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट क्लास 12th फिजिक्स और फिजिक्स मेड इजी में आज फिर करते हैं स्थिर वैद्युतिकी के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पैटर्न्स इन दिनों परीक्षाओं में दोहराए जाते हैं। शुरू करते हैं। धातु के दो गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं और इन पर -1 माइक्रोकूलम और धनात्मक +5 माइक्रोकूलम आवेश अगर दिया हुआ है और अब अगर इन्हें परस्पर एक चालक तार से जोड़ दिया जावे तो जोड़ने के पश्चात इस बड़ी त्रिज्या के गोले पर अंतिम आवेश क्या होगा ये ज्ञात करना है। एक गोलीय आवेश पे संपूर्ण आवेश बाह्य सतह पे समरूप पृष्ठ आवेश घनत्व के साथ वितरित हो जाता है और जो सतह का विभव है और अंदर की सभी स्थितियों का विभव है वो एक समान रहता है और सतह के विभव का मान गोले की सतह पे आवेश और त्रिज्या के साथ ये संबंध रखता है। इन दोनों गोलों की आवेश और त्रिज्या के अनुरूप जो सतह पर विभव के मान है, अगर उन विभव में अंतर होगा तो इन दोनों गोलों के बीच में धन आवेश उच्च विभव के गोले से निम्न विभव के गोले की तरफ स्थानांतरित होगा और ये स्थानांतरण तब तक जारी रहेगा जब तक दोनों गोलों की सतह पर एक समान विभव न आ जाए और समान विभव की स्थिति में जब दोनों गोलों का ये तंत्र आपस में चालक तार से जुड़ा हुआ एक समविभव स्थिति पर आ जाएगा तो आवेश का स्थानांतरण रुक जाएगा और उस स्थिति में हमें इस बड़े गोले पे अंतिम आवेश अगर ज्ञात करना है तो हम कह सकते हैं कि दोनों गोलों पर जो सतह का विभव मान है KQ/R वो एक समान है, अर्थात उनकी सतह पर कुल आवेश का मान उनकी त्रिज्या के समानुपाती है। या छोटे गोले पर Q1 आवेश और बड़े गोले पे Q2 आवेश उनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के अनुपात अनुसार 1:3 अनुपात रखेगी और यहाँ कुल आवेश क्योंकि संरक्षित रहेगा तो जोड़ने से पूर्व जो दोनों गोलों पर -1 माइक्रोकूलम और +5 माइक्रोकूलम आवेश था वो जुड़कर वही कुल 4 माइक्रोकूलम आवेश दोनों गोलों पर समान विभव की स्थिति में त्रिज्या के अनुपात 1:3 से जब विभाजित होगा तो कुल 4 माइक्रोकूलम के हम 4 अंश करेंगे और एक अंश 1 माइक्रोकूलम छोटे 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या के गोले पे होगा और बड़े 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर आवेश की मात्रा त्रिज्या के 3 गुना होने पर 3 गुनी मात्रा में 3 माइक्रोकूलम। यहाँ दूसरा विकल्प हमारी सही चॉइस हो जाएगी। अगला प्रश्न गॉस के नियम पर आधारित है जो किसी बंद पृष्ठ के अंदर आए हुए आयतन में रखे आवेश और बंद पृष्ठ की सतह से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स के बीच में आपसी संबंध से संबंधित है। यहाँ एक बेलनाकार खोखला बंद पृष्ठ दिया हुआ है जिसकी ठीक बीच की स्थितियों पर एक स्मॉल q आवेश रखा हुआ है। अगर इस बेलनाकार पृष्ठ के बेलनाकार प्रभाग से, जिसे हमने चित्र में B प्रभाग कहा है, उससे निकलने वाला कुल फ्लक्स फाई हो वोल्ट इंटू मीटर इकाई में, तो इस सममित मध्य स्थिति में रखे हुए आवेश के कारण ये जो दोनों समतल सतह हैं उनमें से किसी एक सतह A से निकलने वाले कुल फ्लक्स का मान हमें ज्ञात करना है। गॉस के नियम अनुसार इस बंद पृष्ठ में जो कुल आवेश स्मॉल q आया है उसके कारण इस पूरे संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स Q/ε हो जाएगा और इस Q/ε फ्लक्स में से फाई फ्लक्स इस बेलनाकार B पृष्ठ से बाहर निकल रहा है तो जो शेष फ्लक्स है Q/ε फाई वो यहाँ इस आवेश Q की ठीक बेलन में मध्य स्थिति होने के कारण इस समतल सतह A और दूसरी समतल सतह C से बराबर मात्रा में फ्लक्स का मान होगा तो शेष जो फ्लक्स Q/ε फाई वो किसी एक भाग से आधी मात्रा में, यहाँ जो तीसरा विकल्प है 1/2 गुणा Q/ε फाई, ये सही चॉइस हो जाएगी और ये समतल सतह A से निकलने वाला कुल फ्लक्स हो जाएगा। यहाँ इस कागज के समतल में L मीटर भुजा की एक वर्गाकार सतह रखी हुई है और इसी कागज के तल में एक समान समरूप विद्युत क्षेत्र E भी कार्यरत है। ये E वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र वर्ग की इस भुजा के साथ कागज के तल में थीटा कोण बनाता हुआ है जैसा कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है। तो इस स्थिति में इस वर्गाकार सतह से निकलने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात करना है। हमें मालूम है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अगर कोई क्षेत्रफल रखा जाता है तो क्षेत्र तीव्रता सदिश
सदिश और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट सतह से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई हो जाता है। और ये अदिश गुणनफल पहले सदिश विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान, दूसरे सदिश क्षेत्रफल का मान और दोनों सदिशों के बीच के कोण का cos थीटा स्वरूप होता है। ध्यान रहे, क्षेत्रफल सदिश की दिशा तल के लंबवत होती है, तो यहाँ L मीटर भुजा का ये जो वर्ग है, इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा कागज तल के लंबवत है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कागज के तल में है, दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री है। 90 डिग्री का कोसाइन 0 होता है। तो इस L भुजा के वर्ग में, जिसकी सतह के समांतर विद्युत बल रेखाएं हैं, निकलने वाला कुल फ्लक्स 0 होगा और यहाँ चौथा विकल्प हमारा सही विकल्प हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं कागज तल के लंबवत होती तो उस स्थिति में क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश एक ही दिशा में थीटा 0 होने पर, cos 0 1 होने पर इस क्षेत्रफल से निकलने वाला कुल फ्लक्स क्षेत्रफल का कुल मान L स्क्वायर होने पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता और क्षेत्रफल का सीधा गुणनफल EL स्क्वायर हो जाता। और इसी प्रश्न में L मीटर भुजा के इस वर्गाकार सतह का विन्यास इस प्रकार हो कि सतह के अभिलंब जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा है और यहाँ काली रेखाओं में जो समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशा दिखाई हुई है, उन दोनों के बीच में अगर थीटा कोण होता तो सतह से निकलने वाला कुल फ्लक्स EA cos थीटा के अनुसार इस स्थिति में EL स्क्वायर cos थीटा, ये दूसरा विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाता। पिछले दिनों मेडिकल प्रवेश और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न प्रारूप काफी प्रचलित रहा, जहां व्योम में हमें विद्युत विभव XYZ निर्देशांकों के रूप में किसी गणितीय सूत्र में दिए हुए होते हैं और हमें किसी परीक्षण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वहां रखे हुए किसी आवेश पे बल ज्ञात करना होता है। जैसे इस प्रश्न में किसी क्षेत्र में विद्युत विभव XYZ कोऑर्डिनेट के अनुसार 6xy माइनस y प्लस 2yz है। ये xy और z जो मीटर में दिए हुए हैं उनके साथ वोल्ट इकाई में इस गणितीय सूत्र अनुसार परिवर्तनशील है। तो इसी क्षेत्र में जो बिंदु जिसके निर्देशांक 1 1 0 है, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें मालूम है कि अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल x दिशा में घटक रखती है तो विद्युत क्षेत्र की अनुदिश जो x दिशा में विस्थापन किया जा रहा है, उसका विद्युत क्षेत्र के ठीक विपरीत दिशा में जो रूप होता है वो विद्युत क्षेत्र के साथ गुणा करके विभवांतर बनाएगा। इसी विद्युत क्षेत्र में अगर हम y दिशा में विस्थापन करते हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो x में है और विस्थापन जो y दिशा में है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होने के कारण कोई विभवांतर योगदान नहीं हो गए। तो x दिशा का विद्युत क्षेत्र घटक केवल x दिशा के विस्थापन के साथ विभवांतर बनाएगा। इसी तरह से y दिशा का विद्युत क्षेत्र केवल y दिशा के विस्थापन से विभवांतर बनाएगा। यही बात हम z दिशा के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और z दिशा में विस्थापन के लिए कह सकते हैं। तो अगर विद्युत क्षेत्र के तीनों घटक x y z में क्रमशः Ex Ey Ez हो तो कुल विभवांतर जो x y z में अल्प विस्थापन करने पर ज्ञात होगा, वो इस गणितीय सूत्र से दिया जा सकता है। अब अगर हम विस्थापन केवल x दिशा में परिवर्तन करें और विभव में आंशिक अवकलन केवल x के साथ विभव में परिवर्तन की दर ज्ञात करें तो ये x दिशा में विभव प्रवणता है और उसका ऋणात्मक मान x दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो इस विभव सूत्र में अगर हम y और z को कांस्टेंट माने और इसे x के साथ अवकलित करें तो यहाँ पहली राशि 6xy का अवकलन 6y हो जाएगा। ये ऋण चिन्ह तो यहाँ आगे विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की दिशा परस्पर विपरीत होती है उसे इंकित कर रहा है। y और z इस आंशिक अवकलन में नियतांक है तो अन्य दो राशियों में परिवर्तन की दर 0 हो जाएगी और हमारे दिए हुए बिंदु पे y कोऑर्डिनेट 1 मीटर है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का x घटक 6 वोल्ट पर मीटर माइनस आइटा दिशा में हमें ज्ञात हो गया है। इसी तरह से विभव को y के साथ आंशिक अवकलन करके उसके ऋणात्मक मान को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का y घटक कहा जा सकता है। और जब हम यहाँ 6xy माइनस y प्लस 2yz इस विभव को y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो x और z को नियतांक मानेंगे तो पहली राशि 6xy का अवकलन 6x हो गया है, y का अवकलन 1 आ गया है, इस माइनस चिन्ह के साथ इसे -1 रखेंगे और z क्योंकि नियतांक है तो 2z इंटू y का अवकलन 2z हो गया है। हमारे दिए हुए बिंदु के निर्देशांक में x 1 है, z 0 है, x का मान 1 और z का मान 0 रखने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का y घटक -5j वोल्ट पर मीटर ज्ञात हो गया है। इसी तरह से विभव में z के साथ आंशिक अवकलन जो z दिशा में विभव प्रवणता है उसका ऋणात्मक मान z दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई है। और इस आंशिक अवकलन में अब जब x और y कांस्टेंट हैं तो पहली दो टर्म का z के सापेक्ष अवकलन 0 है और तीसरी टर्म का अवकलन 2y आ जाएगा। दिए हुए कोऑर्डिनेट पर y का मान 1 मीटर रखने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का z घटक -2k आ गया है तो हमारा विद्युत क्षेत्र यहाँ -6i
आइटा -5J-2K। ये पहला विकल्प सही विकल्प हो गया है। पिछले प्रश्न का ही दोहरान है। किसी क्षेत्र में विद्युत विभव XYZ निर्देशांकों के रूप में 6x - 8xy - 8y + 6yz निरूपित है। अगर XYZ मीटर में हो तो ये विभव वोल्ट इकाई में ज्ञात होगा। इस विभव क्षेत्र में हमें बिंदु 111 पर अगर दो कूलम आवेश रखा जाए तो उस आवेश पर लगने वाला बल वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करके ज्ञात करना है। और हमें जानकारी है अगर विद्युत क्षेत्र के x, y और z घटक क्रमशः EX, EY और EZ है और कोई अल्प विस्थापन का x घटक dx, y घटक dy और z घटक dz है तो कुल विभवांतर विद्युत क्षेत्र के x घटक से dx विस्थापन का विभवांतर, y घटक से y विस्थापन का विभवांतर और विद्युत क्षेत्र तीव्रता के z घटक से z विस्थापन के द्वारा उत्पन्न विभवांतर का योग होगा। अगर हम विभव के फलन रूप को x के साथ आंशिक अवकलन करें और y और z को नियतांक माने तो इस विभव फंक्शन को x के साथ अवकलन करने पर प्रथम राशि 6 हो गई है। -8xy का x के साथ अवकलन और y नियतांक है -8y हो गया है। और -8y और +6yz में कोई x रूप नहीं है, ये दोनों कांस्टेंट है तो इनका x के साथ अवकलन 0 हो गया है। हमारे दिए गए बिंदु के निर्देशांक 111 पर y का मान 1 रखने पर हल करने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का x घटक +2 वोल्ट पर मीटर प्लस आइटा दिशा में हमें ज्ञात हो गया है। तो हमारा x घटक 2 आइटा वोल्ट पर मीटर है। इसी तरह से विभव फलन को y के साथ आंशिक अवकलन करने पर y दिशा में जो विभव प्रवणता आई है उसका ऋणात्मक मान y दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। जब हम y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो विभव फलन में x और z को कांस्टेंट मानेंगे। पहले अंक 6x में x नियतांक है, अवकलन y के सापेक्ष 0 होगा। दूसरी राशि का y के सापेक्ष अवकलन -8x, यहाँ -8y का y के साथ अवकलन -8 और +6yz का y के सापेक्ष अवकलन 6z हो गया है। हमारे दिए गए निर्देशांक 111 पर x का मान 1 और z का मान 1 रखने पर और हल करने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का y घटक 10 वोल्ट पर मीटर +j डायरेक्शन में हमें ज्ञात हो गया है। इसी तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का z घटक विभव में z के साथ आंशिक अवकलन के ऋणात्मक मान के बराबर होगा। और जब हम इस विभव फलन को z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो x और y क्योंकि नियतांक है तो पहले तीनों राशियों के अवकलन 0 हो जाएंगे और 6yz का z के सापेक्ष अवकलन 6y हो जाएगा। दिए गए निर्देशांक 111 पर y का मान 1 रखने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 6 वोल्ट पर मीटर -k डायरेक्शन में आ गई है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का z घटक और ये +10j y घटक x घटक के साथ जोड़ने पर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संपूर्ण रूप आ गया है। इस सदिश रूप से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया जा सकता है। वो x घटक की तीव्रता का वर्ग, y घटक की तीव्रता का वर्ग, z घटक की तीव्रता के वर्ग के योग का वर्गमूल होगा और हल करने पर ये 2 वर्गमूल 35 वोल्ट पर मीटर ज्ञात हो गया है। इस विद्युत क्षेत्र तीव्रता में 2 कूलम आवेश पर लगने वाला बल आवेश और विद्युत क्षेत्र तीव्रता का गुणनफल 4 × √35 न्यूटन प्राप्त हो गया है। अगला प्रश्न एक बहुत सरल सैद्धांतिक समझ का प्रश्न है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक ठोस चालक गोले को अगर आवेशित किया जाता है तो इसके विभव और विद्युत क्षेत्र तीव्रताओं के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे आवेशित गोले में चाहे ये ठोस हो या खोखला हो, सारा आवेश केवल बाह्य सतह पर एक समान पृष्ठ आवेश घनत्व के साथ वितरित हो जाता है। अंदर स्रोत आवेश अनुपस्थित रहते हैं। ऐसी स्थिति में अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं 0 होती हैं और किसी भी प्रकार का गोले के अंदर विभवांतर नहीं होता है। तो जो सतह का विभव है वही पूरे गोले की सभी स्थितियों पर, चाहे वो केंद्र हो या केंद्र और परिधि के बीच की कोई स्थिति हो, सभी स्थानों पर विभव का मान जैसा इस रेखा चित्र में दिखाया हुआ है सतह के मान के बराबर होगा। और ऐसे विलगित गोले की सतह पर जिस पर Q आवेश है, R त्रिज्या है, विद्युत विभव का मान KQ/R अधिकतम होगा। इसे हम Q/4πε/R भी लिख सकते हैं और अंदर सभी स्थितियों पर यह मान अधिकतम और नियत बना रहेगा, जैसा कि यहाँ पहला ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हम इस गोले की सतह के बाहर जाते हैं तो ये गोला केंद्र से कार्यरत बिंदु आवेश की जैसे व्यवहार करेगा और अगर केंद्र से परीक्षण स्थल की दूरी r है तो विद्युत विभव KQ/r केंद्र से दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती स्वरूप में ये एक अति परवलय स्वरूप, आयताकार अति परवलय विभव और केंद्र से दूरी के बीच में प्राप्त होगा। अगर इसी गोले में विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के बारे में बात करें तो गोले की सतह के अंदर सभी स्थानों पर विद्युत
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/R² या Q/4πε/R² अधिकतम मान रखेगी और सतह से बाहर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रूप में दूर जाने पर कम होगी। तो गोले के अंदर आंतरिक विद्युत क्षेत्र 0 है, विभव सभी जगह एक समान सतह के विभव के बराबर होगा और यहाँ इस प्रश्न में पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया है। अगला प्रश्न भी एक सरल प्रारूप रखता है जो परीक्षाओं में कई बार दोहराया गया है। एक गोली का द्रव्यमान 20 ग्राम और आवेश 2 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। इसे विद्युत क्षेत्र के विभवांतर में अगर त्वरित किया जाए तो त्वरित विभवांतर का क्या मान होगा कि इस गोली को स्थिर अवस्था से 10 मीटर पर सेकंड जैसा वेग प्राप्त हो जाए। तो हमें जानकारी है कि विद्युत क्षेत्र में विभवांतर पर जब आवेश चलते हैं तो विद्युत विभवांतर आवेश पर कार्य करता है और विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। अगर कण स्थिर अवस्था से चला है तो किसी क्षण पे उसकी गतिज ऊर्जा विद्युत विभवांतर द्वारा आवेश पर किए गए कार्य के बराबर होगी। किया गया कार्य आवेश और विभवांतर का गुणा गतिज ऊर्जा ½ mv² हो जाएगी। यहाँ m कण का द्रव्यमान और v कण का प्राप्त वेग है। हमें दिया हुआ है कि कण का आवेश 2 माइक्रोकूलम है और उसे अगर डेल्टा v विभवांतर पर चलाया गया तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा ½ द्रव्यमान 20 ग्राम को किलोग्राम में अगर हम बदलेंगे तो ये 10⁻³ ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए हमें इस्तेमाल करना होगा। गोली का वेग 10 मीटर पर सेकंड का वर्ग यहाँ आ गया है। ये 10 का वर्ग 100, इस 20 के 10 से गुणा हुआ तो 1000 हो गया। वो 10⁻³ के साथ गुणा करने पर 1 हो जाएगा और इस 2 में इस 2 का भाग देना इस पूरी राशि का मान एकांक बताता है और विभवांतर 10⁻6 का पक्ष रूपांतरण करके +6 कर दें और ये 2 यहाँ अंश में दूसरी तरफ हर में आ जाएगा और विभवांतर का मान हल करने पर 500 किलोवोल्ट, ये तीसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह के प्रश्नों में इलेक्ट्रॉन को जब विभवांतर में त्वरित किया जाता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक आवेश और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक द्रव्यमान अनुपातिक रूप में समीकरण में आ जाएंगे और E और M के अनुपात को इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कहते हैं। सभी आवेशित कणों में इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात विशिष्ट आवेश सर्वाधिक 1.76 × 10⁻11 कूलम पर kg है और उसे हम सीधा इस्तेमाल करके विभवांतर से वेग या वेग से त्वरित विभवांतर की गणनाएं कर सकते हैं। अगले प्रश्न में 2 स्रोत बिंदु आवेश +q और -q क्रमशः A और B जिनके बीच में 2L की दूरी है स्थित हैं और इस जोड़ने वाली रेखा के ठीक बीच में एक परीक्षण आवेश Q C बिंदु पर रखा हुआ है। अगर इस Q आवेश को एक अर्धवृत्त रूप में QR से होकर D तक चलाया जाए और उसकी स्थिति C से बदलकर इस B आवेश के दूसरी तरफ L दूरी पे D पर आ जाती है तो Q आवेश के इस अर्धवृत्त पर चलने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। अगर इस आवेश गति में -q के विद्युत क्षेत्र के साथ Q की स्थिति देखें तो C और D दोनों -q से समान दूरियों की स्थितियां हैं और इस अर्धवृत्त की सभी स्थानों पर -q का विभव एक समान है, विभवांतर 0 है। तो इस Q को इस अर्धवृत्त पर चलाने में -q के विद्युत क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करना होगा। तो हम केवल q के क्षेत्र में Q को चलाने वाला कार्य गणना करके कुल कार्य की गणना कर सकते हैं। कार्य गणना के लिए विभवांतर ज्ञात करते हैं। C बिंदु की स्रोत Q से L दूरी पर विभव KQL है और D बिंदु पर दूरी 3L होने पर विभव KQ/3L है और विभवांतर ऋणात्मक -2/3 KQ/L ज्ञात हो गया है और इस विभवांतर में Q आवेश को चलाने पर किया गया कार्य भी ऋणात्मक होगा और वो सत्य भी है। दोनों समान प्रवृत्ति के आवेश परस्पर प्रतिकर्षित होकर स्वयं गति करेंगे। बाह्य कारक को इस स्थिति में ऊर्जा प्राप्त होगी और तंत्र का स्थितिज ऊर्जा घटेगी और किया गया कार्य ऋणात्मक -2/3 Q/L तीसरा ऑप्शन सही विकल्प प्राप्त हो गया है। एक समरूप विद्युत क्षेत्र दर्शाया हुआ है जिसमें ये काले तीर के निशान विद्युत बल रेखाओं को बता रहे हैं और समान दूरी पर समांतर बल रेखाएं एक समरूप विद्युत क्षेत्र में तीव्रता का सभी स्थानों पर एक जैसा मान और दिशा इंकित कर रही है। इस विद्युत क्षेत्र में A, B और C 3 परीक्षण बिंदु हैं। इन बिंदुओं पर विद्युत विभव के बारे में कहाँ अधिकतम है ये जानकारी प्राप्त करनी है। जब ऐसे समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाओं के लंबवत किसी प्रकार की आवेश की गति की जाती है तो विस्थापन और विद्युत
विद्युत क्षेत्र के अनुदिश लगने वाले आवेश पर बल के बीच में 90 डिग्री का कोण होने पर किसी भी प्रकार के कार्य या विभवांतर नहीं होंगे और ये रेखाएं जो विद्युत बल रेखाओं के अभिलंब हैं वो समविभव रेखाएं हैं। तो यहाँ सभी जगह पे B के बराबर विभव है और यहाँ इन सभी स्थानों पर A के बराबर विभव है। और हमें पता है एक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत जब चलाया जाता है तो बाह्य कारक को कार्य करना होता है और वो कार्य विद्युत विभव को बढ़ा देता है। यहाँ हम इस तथ्य को यूं भी समझ सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होती है। तो यहाँ जो 3 हमें बिंदु A, B और C दिए हैं उसमें B विद्युत क्षेत्र की दिशा में सबसे विपरीत स्थिति रखता है। तो यहाँ B के अनुदिश जो स्थान है वहां विभव सबसे अधिक है और यहाँ A के अनुदिश जो स्थान है उन पे विभव सबसे कम है और C का विभव बीच के किसी मान को रखता है। तो यहाँ ये जो दूसरा विकल्प है B पर विभव का मान सबसे अधिक है क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ है। हमारा सही उत्तर हो गया है। एक लंबे और जटिल प्रश्न के साथ, हालांकि विषय समझ की दृष्टि से ये काफी अच्छा प्रश्न है, आज का लर्निंग वीडियो समाप्त करते हैं। हमें 3 समान केंद्र वाले खोखले गोलीय कोश दिए हुए हैं जिनकी त्रिज्या क्रमशः A, B और C हैं और इन गोलों को हम कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C नाम से बता रहे हैं। यहाँ जो सबसे अंदर वाला गोला A है उसकी त्रिज्या सबसे कम है और C जो गोला है उसकी त्रिज्या सबसे अधिक है। अगर इन गोलों पर क्रमशः धनात्मक सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ऋणात्मक सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर और धनात्मक सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर पृष्ठ आवेश घनत्व है, तीनों पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान समान है, लेकिन बीच वाले इस भूरे B गोले पर यह ऋणात्मक आवेश घनत्व है और अंदर के A और बाह्य C पर धनात्मक सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है। अगर इन A, B और C स्थानों पर गोलीय सतह का विद्युत विभव क्रमशः VA, VB और VC हो और A गोले का विभव और C गोले का विभव का मान एक समान हो तो इन तीनों त्रिज्याएं A, B, C में सही संबंध ज्ञात करना है। हमें जानकारी है कि A गोले की सतह पर जो विद्युत विभव का मान है वो अध्यारोपण के सिद्धांत से तीनों गोलीय सतह पर जो आवेश विद्युत प्रभाव बना रहे हैं उनका अदिश योग होगा। सबसे छोटी त्रिज्या A वाले गोले पर सिग्मा गुणा 4πa² जो आवेश है वो Q/4πε और ये दूरी A विभव बनाएगा। 4π यहाँ ऊपर नीचे एक जैसी राशि कट जाएगी और आंतरिक गोले का अपनी सतह पर जो विद्युत विभव का मान है वो आवेश और दूरी के साथ ये स्वरूप रखेगा। इस B त्रिज्या के गोले के लिए A बिंदु आंतरिक बिंदु है और आंतरिक बिंदु पे विभव का मान सतह के विभव के बराबर होगा। तो B त्रिज्या वाले गोले पर आवेश का मान सिग्मा गुणा 4πb² Q/4πε और ये B जो सतह की दूरी है वहां पर विभव का मान जो हमने ज्ञात किया है वही विभव गोले के अंदर की स्थिति A पर हो जाएगा। तो ये B गोले के द्वारा A बिंदु पर विभव योगदान हो गया। इसी तरह से C त्रिज्या वाले गोले की सतह पर जो विभव का मान है वही अंदर A स्थिति पे विभव हो जाएगा। यहाँ σ/ε अगर उभयनिष्ठ बाहर ले लेते हैं, हल करते हैं तो A बिंदु का सबसे आंतरिक गोले की सतह पर विभव मान σ/ε A-B+C प्राप्त हो गया है। इसी तरह से इस C गोले की सतह पर जो विद्युत विभव का मान है उसमें आंतरिक गोला A त्रिज्या वाला केंद्र से कार्यरत बिंदु आवेश जैसा व्यवहार करेगा और C दूरी पर विद्युत विभव का मान KQ/ दूरी C ये स्वरूप रख लेगा। 4π जो 4πa² के साथ क्षेत्रफल में आई है और 4πε में नीचे आई है वो कट जाएगी। इसी तरह से B त्रिज्या वाले माइनस सिग्मा आवेश घनत्व वाले गोले का C दूरी पर विद्युत विभव और C त्रिज्या वाले गोले के आवेश का स्वयं की सतह C दूरी पर विद्युत विभव योगदान अगर हम σ/ε को एक बार फिर उभयनिष्ठ बाहर ले लें तो वो A² - B² में C का भाग प्लस C हो गया है। और हमें दिया हुआ है कि A गोले और C गोले का अगर विद्युत विभव एक समान है, इन दोनों राशियों को अगर हम बराबर रखें, C दोनों में एक जैसा बराबरी में अगर कट जाता है तो A - B का मान A² - B² C के बराबर है। A² - B² को हम A - B गुणा A+B अगर रखें और A - B दोनों तरफ काट दिए जाएं तो हम कह सकते हैं कि ये जो पहला विकल्प है C = A+B वो हमारी सही A, B और C के बीच में रिलेशनशिप हो गई है अगर A गोले की सतह पर विभव C गोले की सतह के विभव के बराबर हो तो।
उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से आपको 10 परीक्षा उपयोगी प्रश्न प्रारूप अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसी श्रृंखला की जो 5 अन्य मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियोस हैं उनकी मदद से स्थिर वैद्युत की विषय के सभी प्रश्न प्रारूप जब आप समझ लेंगे तो किसी भी परीक्षा में आपके अच्छे अंक सुनिश्चित रूप से प्राप्त होंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं इसी तरह की एक अन्य लर्निंग वीडियो के साथ। हमारी सभी वीडियोस को देखने और सराहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।